प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस तो आज अच्छा चल रहा है ना। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ज़्यादातर सेक्टर्स, इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स मैं बोलूँगा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। आगे ऑफ कोर्स इसके बारे में हम जानेंगे कहाँ पे परफॉर्मेंस कैसा है, और इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि नियर टर्म में इंडियन स्टॉक मार्केट्स को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इनफैक्ट कुछ फैक्टर्स तो ऐसे हैं जिसके कारण आइडियली स्टॉक मार्केट को थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम में होना चाहिए, लेकिन हाँ, स्टॉक मार्केट उस तरह से फ़िलहाल रिएक्ट नहीं कर रहा है। स्टॉक मार्केट ऐसा ही काम करता है, तो उसके बारे में जानेंगे। और काफ़ी समय से ड्यू था स्टॉक एनालिसिस ना, काफ़ी समय से आप लोग का रिक्वेस्ट आ रहा था, तो आज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है आज, ज़रूर पूरा देखें आप स्टॉक एनालिसिस को, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि हम बोलते हैं कि जो भी सेल्स होता है कंपनी का, बोलते हैं भाई जो कोर सेल्स है उस पर ही ध्यान दे, अदर इनकम अगर हो रहा है तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दे, वो वन टाइम होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जिस कंपनी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें बिल्कुल उल्टा है। अदर इनकम ही ज़्यादा है और सेल्स बहुत कम है, लेकिन अदर इनकम यहाँ पे उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसका बिजनेस ही यही है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग है। ऑफ कोर्स मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप स्टॉक्स का फंडामेंटल सीखना चाहते हैं ना, सीरियसली अगर जानना चाहते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो को समझने की कोशिश करें। बनाना नहीं है, आपको समझना है। समझना रिलेटिवली आसान है। ऑलरेडी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पे डिटेल वीडियोस पब्लिश किया हुआ है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। ज़रूर आप उसको वॉच करें और समझने की कोशिश करें। उसके बाद जो भी मैं बोलूँगा ना स्टॉक एनालिसिस में, आपको वो अच्छी तरह से समझ में आएगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, एज ऑलवेज पूरा देखें, अच्छी तरह से समझें। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के टॉपिक पे आते हैं भाई कि वो कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं जो जिनसे नियर टर्म में स्टॉक मार्केट पे फ़र्क पड़ सकता है। देखिए, ये सब शॉर्ट टर्म के रीज़न्स हैं। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं ना, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तो वहाँ पे आपको इन रीज़न्स के कारण परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं फिर भी हमें पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, ताकि डर कर हम मार्केट से भागे नहीं। किसी कारण से मार्केट अगर कुछ दिनों तक गिर जाता है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि क्यों गिर रहा है, ताकि हम टिके रहें और भागे नहीं, क्योंकि ये सब रीज़न्स आता जाता है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म ऑफ कोर्स मार्केट में हमेशा ट्राई करना चाहिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्वेस्टेड रहें। मार्केट ऊपर नीचे चलता रहता है, लॉन्ग टर्म में ओवरऑल एवरेज आउट करके रिटर्न्स अच्छा आ जाता है। ठीक है, मेरा भी पोर्टफोलियो, स्टॉक पोर्टफोलियो आज 1.5% के आसपास ऊपर गया है। और स्टॉक पोर्टफोलियो इसलिए मैं बताता हूँ क्योंकि वहाँ फंड मैनेजर मैं हूँ, खुद ही मैनेज करता हूँ ना, तो डेली मैं एक बार, मेरा तो काम ही यही है ना, तो देख लेता हूँ। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैं मैनेज नहीं करता हूँ, वो तो पैसा मैंने किसी और को दिया हुआ है, फंड मैनेजर्स को, वो मैनेज करते हैं, इसलिए उसे मैं नहीं देखता हूँ। कुछ महीने में 1-2 बार देख लिया, दैट्स इट। ठीक है, और एनी आज देखने से फ़ायदा भी नहीं, आज का रिटर्न तो कल आपको पता चलेगा म्यूचुअल फंड्स में। ठीक है, सो नाउ जान लेते हैं कि भाई कौन से रीज़न है। तो सबसे पहले तो देखिए, अर्निंग्स हमेशा मैंने बताया है। ठीक है, स्टॉक का जो रिटर्न्स है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, उसके अर्निंग्स पे डिपेंड करेगा कि भाई किस तरह का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, किस तरह का फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रहे हो। बिजनेस तो यही है ना। ठीक है, कोई भी कंपनी का अगर परफॉर्मेंस आएगा तो उसी पर डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में तो मार्केट न्यूज़ पे, सेंटीमेंट पे ऊपर नीचे करता रहेगा, इसीलिए बोलता हूँ शॉर्ट टर्म के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अर्निंग फ्रंट पे देखिए कोई मेजर सरप्राइज़ है नहीं। मोस्टली जैसा एक्सपेक्टेशन था कि भाई एवरेज आएगा वही चल रहा है। रिलायंस का थोड़ा पॉजिटिव आया था, इसीलिए रिलायंस का स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है। ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव था बिल्कुल। और बैंक्स में भी लाइक एचडीएफसी और आईसीआईसीआई का ठीक ठाक था, लेकिन हाँ, बाकी बैंक्स का तो परफॉर्मेंस हिट ही हुआ है। ठीक है, तो ओवरऑल सेम, तो इसीलिए मार्केट कोई निगेटिवली रिएक्ट नहीं कर रहा है ना। मार्केट जैसा सोच कर चल रहा है, अगर उसी तरह का भी आ जाए तो चलता है। लेकिन मार्केट को देखिए पॉजिटिव यहाँ पर ये लग रहा है ना कि बहुत सारे फैक्टर्स इंडिया में, लाइक टैक्स कट इस साल से, इस फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे थोड़ा पैसा बचेगा लोगों का। उसके बाद आरबीआई का लिक्विडिटी इन्फ्यूज़न चल रहा है, रेट कट चल रहा है, 50 बेसिस पॉइंट तो ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी नियर फ्यूचर में लग रहा है 50 बेसिस पॉइंट्स और करेंगे। ठीक है, 2 रेट कट और 25-25 बेसिस पॉइंट का, मतलब आने वाले कुछ महीनों में ही हो जाएगा ऐसा लग रहा है। तो इसके कारण भी पॉजिटिविटी है कि भाई ठीक है, अभी तो कोई खास नहीं आ रहा है, लेकिन ये सब जो चल रहा है उसके कारण आने वाले महीनों में जो अर्निंग ग्रोथ है वो धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा। कोई जादू नहीं होने जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 10% से अचानक 20% हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है ना। लेकिन हाँ, धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा। अगर हम
डबल डिजिट ना, लोअर डबल डिजिट के आसपास भी चले जाए तो अच्छा माना जाएगा। 11-12% भी अगर चला जाए, मार्केट वही सोच के चल रहा है, 20% नहीं सोच रहा है, ठीक है, उतना भी चला जाए तो बुरा नहीं होगा। और वैसा लगता है कि वैसा आने वाले महीनों में हमें देखने को मिलेगा, तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है वैल्यूएशंस। तो वैल्यूएशंस अगेन लार्ज कैप ठीक ठाक है, मिड कैप स्मॉल कैप ओवर वैल्यूड है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड अगर किसी का पोर्टफोलियो है तो इन चक्करों में तो पड़ना नहीं है, ठीक है। लॉन्ग टर्म का अगर पोर्टफोलियो है, भाई आपने तो एसेट एलोकेशन और मार्केट कैप एलोकेशन डिसाइड किया हुआ है। एसेट एलोकेशन मींस इक्विटी में कितना डालेंगे, डेट में कितना डालेंगे, गोल्ड में कितना डालेंगे, रियल एस्टेट में कितना डालेंगे, ठीक है। ज़्यादा पैसा नहीं है तो फिर इक्विटी डेट गोल्ड बहुत है, या फिर इक्विटी डेट बहुत है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सभी जगह आप इन्वेस्ट करें, लेकिन ये सब ऑप्शंस है। अगर बहुत ज़्यादा पैसा है तो इन सभी ऑप्शंस में इन्वेस्ट किया जा सकता है। उसी तरह से मार्केट कैप एलोकेशन में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कितना डालेंगे, एक बार आपने बेसिस और रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन डिसाइड कर लिया, उसको फॉलो करें। जैसे SIP चल रहा है छोटा छोटा एवरी मंथ ना, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सभी जगह चल रहा है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, चलते रहना चाहिए, ठीक है। मार्केट ऊपर है नीचे है, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि मार्केट में थोड़ा बहुत चेंजेस आए तो उसके आधार पर हमेशा हम पोर्टफोलियो ही चेंज कर दे रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। मेंटेन करके रखें, आराम से पड़े रहें वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में, फंड मैनेजर्स को मैनेज करने दें। हाँ, क्वालिटी ऑफ स्कीम्स अच्छा रखें ऑफ कोर्स, तो वो ज़रूरी है, और वो ठीक ठाक रिटर्न आपके आ जाएंगे। स्टॉक्स में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है ना, क्योंकि आप फंड मैनेजर हैं वहाँ पे, ठीक है, कोई दूसरा नहीं देख रहा है वहाँ पे। ऑफ कोर्स लार्ज कैप में तो अगर क्वालिटी ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, वैल्यूएशंस तो अभी भी रीजनेबल ही है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन तो है नहीं वहाँ पे। मिड कैप, स्मॉल कैप ऑफ कोर्स ओवर वैल्यूएशन है, लेकिन वहाँ भी कुछ स्टॉक्स आपको अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है, क्योंकि गिरा तो था ना मार्केट, ऐसा नहीं, अभी तो पूरा रिकवर भी नहीं किया जो गिरा था, ठीक है। तो अभी भी कुछ स्टॉक्स आपको अच्छे क्वालिटी के ठीक ठाक वैल्यूएशंस पे मिल जाएंगे। ऐसा कुछ मिल रहा है तो ऑफ कोर्स वहाँ भी जाया जा सकता है, ठीक है। स्टॉक्स में तो वैल्यूएशन है, वो क्वालिटी है, ठीक है। वो अगर दोनों रीजनेबल कहीं आपको मिल रहा है ठीक ठाक, तो बिल्कुल उसके लिए जाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बाद ट्रेड वॉर, तो देखिए ट्रेड वॉर अब ये तो क्लियर हो गया कि ट्रम्प को जो करना था, बुरा करना था, वो कर चुके हैं। इससे ज़्यादा बुरा शायद ट्रेड वॉर फ्रंट पे अब ना हो, ठीक है। इतना क्लैरिटी तो लग रहा है, क्योंकि US में भी प्रॉब्लम आ गया ना, कॉन्ट्रैक्ट कर गया था GDP उनका, मैंने आपको बताया था। ऑफकोर्स वो वन टाइम था, आगे नहीं कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन हाँ GDP हिट तो हुआ है बुरी तरह से। GDP जो पहले एक्सपेक्टेशन था उससे तो कम हो गया। उसी तरह से चाइना का भी बुरी तरह से हिट हो रहा है। S&P ने बोला कि भाई इसका तो GDP 3.5% के आसपास आएगा, और अगर ये ट्रेड वार और चलता रहा तो शायद वो भी ना आए और नीचे गिर जाए। US का भी GDP ग्रोथ रेट लग रहा है कि 2% भी नहीं आएगा, उससे बहुत कम आएगा। तो सभी जगह इश्यूज़ तो आ रहे हैं, तो इसके बाद नहीं लगता है कि अब ट्रम्प कोई और ज़्यादा नेगेटिव सरप्राइज़ देंगे ट्रेड वॉर फ्रंट पे, ठीक है। और प्लस उनका अप्रूवल रेटिंग भी US में बहुत तेज़ी से गिर रहा है, ठीक है ना। तो मोस्टली ऐसा लगता है कि जो करना था कर चुके हैं, यहाँ से थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होने जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे वही है कि अब चाइना और US में डिस्कशंस की बात चल रही है। अगर कुछ डिस्कशन होता है, थोड़ा सेटलमेंट आता है इस फ्रंट पे, तो ओवरऑल ये पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव होगा। देखते हैं क्या होता है, लेकिन हाँ कोई बहुत बड़ा नेगेटिव सरप्राइज एटलीस्ट वहाँ से नहीं आने जा रहा है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा इशू हमारे लिए है, वो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन चल रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा इशू फिलहाल वही है। तो मार्केट नियर टर्म में अगर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है तो उसका बड़ा रीज़न ये हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को लग रहा है ना कि भाई अटैक क्यों नहीं हो रहा है, पाकिस्तान भी परेशान है कि भाई करना है जल्दी करो यार। इंडिया में भी कुछ लोग परेशान है। तो देखिए ऐसे नहीं होता है ना, मतलब ये कोई मजाक नहीं है ना, वॉर है, उसमें काफ़ी लोगों का डेथ भी हो सकता है, ठीक है। सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, हम भी जा रहे हैं तो हमारा भी तो डैमेज हो सकता है ना। तो इसको सोच समझ के करना है, ठीक है। इंडिया ऐसा ही, मतलब 1971 का भी वॉर देखें ना, तो काफ़ी महीनों तक हमने पहले तैयारी किया, उसके बाद रिज़ल्ट जो था वो 15 डेज़ में ही आ गया था वॉर का, ठीक है लेकिन हमने तैयारी करके उसी तरह से ना, मतलब इस बार बोला गया है कि थोड़ा बड़ा अटैक होगा, पहले जैसा नहीं था, ठीक है। इस बार थोड़ा बड़ा अटैक करना, तो आपको थोड़ा तैयारी करके जाएंगे ना, ताकि हमारे एंड से ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा डैमेज उधर पहुँचाया जाए। तो ठीक है भाई, गवर्नमेंट टाइम ले रहा है, या फिर जो आर्मी है या फिर एयरफोर्स है, नेवी है, टाइम ले रहा है, डिसाइड करा कैसे करना है, तो ठीक है भाई, उनका डिस्क्रिप्शन है, वो एक्सपर्ट है, हम तो एक्सपर्ट नहीं है ना। तो आइडिया में वेट करना चाहिए, लेकिन होगा तो ज़रूर होगा, ऐसा लगता है, और कुछ बड़ा होगा, उसके कारण स्टॉक मार्केट पे नेगेटिव असर पड़ सकता है, ठीक है। तो ये हमें मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगेन वो शॉर्ट टर्म का होगा, ठीक है।
और शॉर्ट टर्म का होगा तो मोस्टली इंडिया को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टॉक मार्केट भी कोई बहुत ज़्यादा निगेटिवली रिएक्ट नहीं करेगा। पास्ट में मैंने पहले वीडियो बताया था ना आप लोग को कि भाई अगर छोटा मोटा कुछ होता है तो स्टॉक मार्केट 2, 3, 4, 5% पे से ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर कुछ बड़ा हो जाता है, नियर पास्ट में नहीं हुआ है वैसा अगर कुछ होता है तब तो देखना पड़ेगा, बोलना ही मुश्किल है, लेकिन वहाँ पर तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा निगेटिवली रिएक्ट स्टॉक मार्केट कर सकता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन हाँ इस फ्रंट पे एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में हमें ध्यान रखना चाहिए। सो नाउ आज का स्टॉक एनालिसिस। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ऊपर सेल्स का फिगर आप देखिए ना, सबसे नीचे क्या है, सबसे नीचे है नेट प्रॉफिट, ठीक है। देखिए सेल्स को बोलते हैं टॉप लाइन क्योंकि सबसे ऊपर होता है इसलिए टॉप लाइन, और जो नेट प्रॉफिट है उसको बोलते हैं बॉटम लाइन क्योंकि ये सबसे नीचे होता है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट सबसे नीचे। देखिए नेट प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, सेल्स तो कम है लेकिन नेट प्रॉफिट उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा है। सरप्राइजिंग है ना भाई, सेल्स ही नहीं हो रहा है तो ये प्रॉफिट कहाँ से आ जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको देखिए बीच में यहाँ पे देखेंगे अदर इनकम। हाँ, अदर इनकम आप देख रहे हैं ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नीचे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, उसके नीचे अदर इनकम। अदर इनकम का देखिए रीसेंट ईयर्स में देखिए कितना ज़्यादा है इसका। हाँ, तो ये जो नेट प्रॉफिट इतना ज़्यादा आ रहा है वो अदर इनकम के कारण ही आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने आप लोग को हमेशा बताया है कि भाई अदर इनकम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दें, ठीक है। तो अदर इनकम का मतलब क्या हुआ, तो देखिए स्टील कंपनी का हमेशा मैं पता नहीं क्यों एग्जांपल देता हूँ, फिर से दे देता हूँ। कोई कंपनी मान लीजिए स्टील बना रही है, तो स्टील जब बना रहे हो आप तो स्टील बेच रहे हो, उससे सेल्स हो रहा है, ठीक है, उसी से आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो। तो मान लीजिए उस कंपनी के पास बहुत ज़्यादा लैंड है, स्टील कंपनी के पास, तो उसने लैंड बेच दिया, तो लैंड बेचने से उसको अच्छा खासा पैसा मिला, ठीक है। तो ये भी तो सेल्स ही हुआ, लेकिन ये अदर इनकम में आएगा क्योंकि ये कोर सेल्स नहीं, कोर सेल्स है भाई कि मुझे स्टील बेचना है, ठीक है। और यहाँ पे तो लैंड बेच दिया, ये सब तो 1-2 बार होगा साल में ना, एवरी ईयर तो आप लैंड नहीं बेचने जाओगे, ठीक है। तो ये कोर बिजनेस नहीं है, इसीलिए अदर इनकम में इसको रखते हैं, ठीक है। तो हमेशा किसी भी बिजनेस का या स्टॉक का जब आप प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चेक करें तो हमेशा देखें भाई कोर बिजनेस से कितना जनरेट करो, अदर इनकम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दें, ठीक है। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है, लेकिन कभी कभी यहाँ पे एक्सेप्शन हो सकता है, ठीक है। और ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया वो एक एक्सेप्शन ही है क्योंकि यहाँ पे सेल्स तो आ नहीं रहा है, यहाँ पे अदर इनकम से ही ज़्यादातर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो भी हो रहा है ये गलत नहीं हो रहा है, ये एक एक्सेप्शन है। क्यों ऐसा एक्सेप्शन है, क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये कंपनी कौन सी है, तो ये कंपनी है बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ किसी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, सिर्फ मैं समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ ये, ठीक है, कि चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने इन्वेस्ट किया कुछ हो गया फिर मेरे ऊपर आया कि आपने बोला था, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे ये जो इतना ज़्यादा आ रहा है पैसा ना, तो बजाज होल्डिंग का अगर कंपनी अगर आप चेक करेंगे तो इनका बजाज ऑटो बहुत बड़ी कंपनी है, वेल नोन कंपनी, आपको पता होगा, उसमें 36.67 के आसपास का स्टेक है, इक्विटी स्टेक, ठीक है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी है ये बजाज की। बजाज फिनसर्व में 41.53% का होल्डिंग है और महाराष्ट्र स्कूटर्स में 51% का होल्डिंग है, ठीक है। तो ये सब तो इक्विटी होल्डिंग है। अब आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी कंपनी, इतना ज़्यादा होल्डिंग इन बड़ी बड़ी कंपनीज़ में है इसका, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ है यहाँ पे, देखिए ये तो इक्विटी के बारे में आपने जाना। अब इसका डेट होल्डिंग अगर आप देखेंगे ना, फिक्स्ड इनकम, तो ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, म्यूचुअल फंड्स में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, सीडी सीपीज़ में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, तो वहाँ से भी इन्हें अच्छा खासा पैसा मिलता है, इनकम मिलता है। तो इंटरेस्ट इनकम भी मिल रहा है, कैपिटल गेंस भी कुछ वहाँ मिलता है, ठीक है। तो इन सब को मिला जुला कर ये जो कंपनी है इसका परफॉर्मेंस आ रहा है। इसका जो फंडामेंटल्स आप चेक करेंगे ना, ठीक है, तो आपको फंडामेंटल्स आपको ठीक ठाक लगेगा इस कंपनी का, उसका रीज़न यही है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन था, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि भाई ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपके पास भी मतलब किसी कंपनी का फंडामेंटल्स जानना चाहते हैं ना, तो बिल्कुल आप नाम लिखें कमेंट में, मैं एवरी वीडियो में ट्राई करूँगा कि एटलीस्ट एक कंपनी का कुछ फंडामेंटल्स जो उसमें इंटरेस्टिंग हो, कुछ अच्छा है या कुछ बुरा है, वो
मैं आपको बता दूंगा। सिर्फ ध्यान में ये रखें कि यहाँ पे आपको कोई टिप्स नहीं दिया जा रहा है, खरीद लो बेच लो, ये सब इस यूट्यूब चैनल में ये सब नहीं होता। सिर्फ फंडामेंटल्स में एजुकेशनल पर्पस से मैं आपको बताऊंगा, ताकि जब आप कोई भी कंपनी या स्टॉक सेलेक्ट करने जाएं तो आपको पता चले कि भाई किस बेसिस पे उस स्टॉक को सेलेक्ट करना है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए या बार बार आ रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।